प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम जाति आधारित जनगणना के संदर्भ में बात करने वाले हैं, जिसके संदर्भ में केंद्र सरकार ने अपने पुराने रुख से पलटी माने या विचार बदलते हुए जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया है। आजाद भारत के इतिहास में जाति आधारित जनगणना का शायद ये पहला मौका हो। एक सेंसस 2011 में मनमोहन सिंह सरकार के रहते हुए कराया जरूर गया था, लेकिन उसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। सार्वजनिक न होने की वजह यह बताई थी कि वो यूपीए सरकार ही अस्तित्व में नहीं रही थी जिसने वो सेंसस कराया था, और बाद में जो एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अस्तित्व में आई, उसने यह पाया कि ये जो सेंसस कराया गया है इसमें कई किस्म की खामियां हैं, तकनीकी दिक्कतें, और इसके आधार पर इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। समय समय पर जाति आधारित जनगणना की बात हुई। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा केंद्र सरकार के द्वारा भी हलफनामा दिया गया था कि ये कराना व्यवहारिक नहीं है और इसके संदर्भ में उतनी तैयारी भी नहीं है। पर इन सबके बीच जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से जाति आधारित जनगणना के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर नकारात्मकता रखती थी, स्पष्ट तौर पर खारिज करती थी, देश की एकता के लिहाज से इसको उपयुक्त नहीं पाती थी, वो राहुल गांधी उस रुख से पलटते हुए लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग को बुलंद कर रहे थे। उनका मानना था कि वंचितों को अधिकार देने के लिए पहले उनकी पहचान और पहचान के बाद कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है। उनके सुर में सुर मिलाते हुए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, या अन्य नेता जो क्षेत्रीय स्तर पर जाति आधारित राजनीति के आधार पर अपने विसात मजबूती से जमा पाते, इसकी पैरवी कर रहे थे। कुल मिलाकर फैसला केंद्र सरकार ने ले लिया, और तब लिया जब पहलगाम हमले को लेकर अलग अलग किस्म के सुर देश में सुनाई दे रहे थे। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में जाति आधारित जनगणना की बात नई नहीं है। आजादी के पहले अंग्रेज जातिगत जनगणना करा चुके थे। अंग्रेजों के संदर्भ में हमको यही पढ़ाया गया कि उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था, और उसी के तहत इस देश को अलग अलग वर्गों में, जातियों में, धर्मों में बांटने की वो पुरजोर कोशिश भी करते रहते थे। 1901 में जो जनगणना हुई थी उसमें जाति आधारित बातें थी, और जो 1931 में जनगणना हुई उसमें जाति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विषयों को शामिल किया गया। इसी को लिए इसे सोशल कास्ट के संदर्भ में प्रचारित किया गया। लेकिन अब जो स्थिति है वो बड़ी अजीब है। देश के कमोबेश सभी राजनीतिक दल न केवल इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, बल्कि इस फैसले को लेने के पीछे अपनी मेहनत, अपनी मांग को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर ये काम किया जा रहा है तो हमारे कारण किया जा रहा है। भाजपा भी बोल रही है, देखो ये कमाल का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी दुग्धाभिषेक कर चुकी है। अखिलेश यादव अपनी पीठ थपथपा चुके हैं, तेजस्वी यादव अपने गुण गाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार ये बता रहे हैं कि हम तो बिहार में कराए, और बिहार में की गई पहला पूरे देश में अमल में लाई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये बात दिमाग में आती है कि जिस देश की आजादी के बाद परिकल्पना जाति विहीन समाज की थी, समता के सिद्धांत पर चलने का सपना जिस देश ने देखा था आजादी के समय, वो अचानक जाति को लेकर इतना संवेदनशील क्यों हो रहा है? हम 4 वर्णों की व्यवस्था के अंतर्गत ही अपने आप को बिखरा हुआ महसूस करते थे। मनुस्मृति का हवाला देते हुए 4 वर्ण व्यवस्था को मनुष्य जाति के खिलाफ बताते थे, समता के सिद्धांत के खिलाफ बताते थे, समानता के सिद्धांत के खिलाफ बताते थे। उसी देश में आज जाति 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 का शोर हर तरफ से क्यों आ रहा है? और जाति के इस शोर के चलते कहीं हम अपने ही विनाश का आमंत्रण तो नहीं दे रहे? ये सवाल है। राजनेताओं को हो सकता है इसमें नफा नुकसान दिखाई देता हो, पर जिनकी सामाजिक रूप से जिम्मेदारी है उन्हें इस पर विमर्श का हिस्सा बनना चाहिए। आज हम इसी पर बात करेंगे। ये जाति आधारित जनगणना किसी दल विशेष को फायदा पहुंचाएगी या देश को फायदा पहुंचाएगी, या ऐसा तो नहीं दल के हितों के चक्कर में देश को कुर्बान कर दिया जाएगा? इस महत्वपूर्ण विमर्श का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस विषय पर एक गंभीर विमर्श करने की ईमानदार कोशिश आज हम करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। जिनको जाति के संदर्भ में संघर्ष के पुरोधा के तौर पर देखते हैं,
उनकी बात को विचार सूत्र में शामिल करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समता के सिद्धांत के जबरदस्त पैरोकार थे। उन्होंने कहा था कि जाति प्रथा को बनाए रखने वालों को प्रोत्साहित करना, भारत में प्रजातंत्र का प्रोत्साहन न होकर उसके प्रजातंत्र को एक बड़े खतरे के रूप में झोंकना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति को लेकर इस विचार के प्रणेता थे, पक्षधर थे। और आज सब राजनीतिक दल और राजनेता जिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श और स्वयं को उनका अनुयायी बताते हैं, वो जाति के संदर्भ में पहचान करने के लिए सड़क पर उतरने वाले हैं। जब अंग्रेजों ने 1901 में पहली बार जाति आधारित जनगणना की थी तो तकरीबन 1600 के करीब देश में जातियां बताई थी। 1931 तक पहुंचते पहुंचते वो संख्या 4000 से ऊपर निकल गई। पर 1911 के संदर्भ में देश में जातियों की जो बात है वो लाखों में जा रही है। कितना बंटना चाहते हैं और कितना बांटना चाहते हैं, इस बात को जहन में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। आलोक वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रबोध सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। और ऐसे समय में विचारवान वेत्ता के रूप में हमारे साथ में अतिकुर रहमान साहब हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। और साथ ही तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। चर्चा की शुरुआत हम आलोक वर्मा जी से करेंगे, उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि भी डालेंगे। एकाएक निर्णय नहीं था। अगर पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। लालू जी हम लोगों का विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। हर एक एजेंडा सरकार पीछे पीछे रहती है, लालू जी आरजेडी आगे आगे रहती। तो आलोक जी से ही इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। भाजपा के तमाम पुरोधा अतीत में ऐसी मांगों को सिरे से खारिज करते थे, देश के खिलाफ बताते हुए। भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व भी कभी जाति आधारित जनगणना का पक्षधर दिखाई नहीं दिया, ना नीति की दृष्टि से और ना ही वक्तव्यों की दृष्टि से। पर अचानक यह फैसला सरकार ले रही है और उसके बाद यह बताने में पुरजोर ताकत से जुट रही है, यह फैसला हमारा है, देश के लिए है, देश की जरूरत के लिए है। आलोक जी बताएंगे इस ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में, इस बोध प्राप्ति के संदर्भ में और अचानक बुद्ध हो जाने के संदर्भ में? बुद्ध हो जाने के संदर्भ में मुझे लगता है कि ये फैसला नहीं है। और अगर आप गौर से देख रहे होंगे, लगातार 2014 के बाद मोदी सरकार ने जो भी फैसला किया है वो देश हित के लिए किया है। एक ऐसे समय में जब हमने एक ख्वाब बुना है, जब हमने सपना देखा है कि 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्रों में शामिल करना है, तब एक बड़े तबके को हम सीढ़ी के पीछे नहीं छोड़ सकते। जाहिर सी बात है, उनको भी हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। उनको लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तभी देश विकसित राष्ट्र बनेगा। उनकी एनर्जी का फायदा जब देश उठाएगा तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन होता है
किसी भी तरीके का फैसला, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लिए हमने फैसला किया हो, उसका भी एक समय था। ऐसा नहीं कि कोई फैसला तुरंत 2014 में ही हो गया, कुछ अलग अलग समय में अलग अलग फैसला हुआ। मुसलमान जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके हित के लिए जो हमने फैसला किया उसका भी एक समय था। वक्फ कानून जो हमने बनाया उसका भी एक फैसला था। अयोध्या में राम मंदिर का हमने सपना बुना था, वहां बनना चाहिए, उसका भी वक्त आया। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है बहुत तरीके और बहुत सलीके से करती है। मुझे लगता है कि जातिगत आरक्षण की जो बात हुई, जनसंख्या की जो गणना की जो बात हुई कि जातियों की भी गणना होगी, तो एक बड़ा जाना समझा, पहचाना, सोचा समझा फैसला है। हमने किसी राजनीति की वजह से नहीं कहा किया ये सारा कुछ। दूसरी पार्टियां ये करती हैं, हम तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब सब साथ मिलकर के चलेंगे, सबका साथ हमको मिलेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। आलोक ये इतना सरल मामला तो नहीं है ना। आप तो सारे फैसले देश हित में करते हैं, समय पर करते हैं। ये देश में जनगणना की परंपरा तकरीबन 125 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और ज्यादा 1881 से लगातार हर 10 साल में जनगणना होती आ रही थी, गुलामी के दौर में भी, आजादी के दौर में भी। उस लिहाज से ये जनगणना तो अभी तक खत्म हो जानी थी, जो 2021 में शुरू होनी थी। आप अभी तक शुरू नहीं कर सके, 2025 चल रहा है। और अगर आपकी समझ वंचित वर्ग को पहचानने और उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के संदर्भ में थी, तो 2021 वर्ष से जनगणना कराई जानी है। आपने उस समय यह फैसला क्यों नहीं लिया सेंसस के संदर्भ में, कास्ट सेंसस के संदर्भ में? आप तो लगातार राहुल गांधी या अन्य नेताओं की इन मांगों को देश के खिलाफ निरूपित करते थे। आपके घोषणा पत्र में कभी जाति आधारित जनगणना कराने का ऐलान नहीं हुआ। अचानक क्या हुआ जिसके तहत आपको लगा कि यह फैसला लिया जाना चाहिए और देश में यह होना बहुत जरूरी है? एक, और जिस संघ की पृष्ठभूमि से, जिस संघ से देश के संदर्भ में आप तमाम प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं, वो संगठन भी जाति विहीन समाज का सपना देखता है, समता मूलक समाज का सपना देखता है। आप तो जातियों को खोद खोद कर निकालने के लिए आप काम करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? हमसे ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, शूद्र, यह विभाजन बर्दाश्त ना हुआ। हम लाखों को खोजने निकले हैं कि हम आपस में कितने अलग हैं, कितने अलग अलग हैं। क्या कहते हैं आलोक जी, देश के लिए वाकई ठीक है? देखिए, पहली बात तो यह है कि 1881 और 1931 के बीच में जब हम परतंत्र थे, तब जाति के हिसाब से जनगणना होती थी। जात के हिसाब से जनगणना बंद कब हुई? वो जवाहरलाल नेहरू ने 1991 में जो जनगणना हुई उसमें केवल SC ST गिने गए, OBC और दूसरी जातियों की उसमें गणना नहीं हुई। तो ये हमने नहीं किया साहब, आजादी के बाद से ही एक परंपरा चली। 50-55 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, कभी किसी ने टस से मस नहीं लिया। आज राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी वजह से हुआ, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो कभी किसी ने इस पर पहल नहीं की। हमने जब हमारे पास जब एक मौका एक आया, एक शानदार मौका आया, एक बहुमत की सरकार आई, तब हमने जो पहला काम किया वो यही किया। दूसरे जो इशू थे उनको खत्म किया, और अब जाहिर सी बात है कि अब आगे हमें बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है, इस पर भी एक पहल होनी चाहिए। आलोक जी, कोई उदाहरण बताएंगे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो कई नीतियों का विरोध आप करते रहे ना, कांग्रेस की नीतियों का भी आप कई बार विरोध करते रहे, कोई एक उदाहरण बताएंगे जब 1951 में जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के दौर में केवल अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की पहचान के आधार पर जनगणना की बात हुई तो आपने उसका विरोध किया हो? कोई ऐसा उदाहरण आपके पास में जो हमारी ज्ञान वृद्धि में मददगार हो? और 2021 में उस हलफनामे के संदर्भ में क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार ने दिया, मतलब NDA की सरकार ने, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने, जिसमें इंकार किया? ये जाति आधारित जनगणना कराना प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा मुश्किल है। आपका हलफनामा है। बिल्कुल ये चीज कहा है, प्रशासनिक दृष्टि से मुश्किल है, क्योंकि 1921 की जो जनगणना हुई है उसमें अभी आपने खुद ही कहा है कि 4-4.5 हजार जातियां उस समय थी। उसके बाद जो 2011 में जो जनगणना हुई है, जात के आधार पर ही जनगणना हुई है। हालांकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय और वो उसे ओपन नहीं कर सकी, क्या कुछ नतीजा निकल करके आया है, उसमें लाखों जातियां निकल करके आई। बहुत सारी ऐसी जो भारत की परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से वो दुश्वारियां भरी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस संघर्ष में आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से आज हमारे पास एक बड़ा मौका है और उस मौके को हम खोना नहीं चाहते। मौका है ये,
किस बात के लिए सवाल है, लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं। मुग्ध है कांग्रेस, मुग्ध है राहुल गांधी कि जो उनके पूर्वज जिस नीति पर चले थे, देखो मैंने उसे बदलवा दिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय, पंडित नेहरू गलत थे, यह भाजपा अरसे से बता रही थी। इंदिरा गांधी गलत थी, यह भाजपा लगातार बताने की कोशिश कर रही थी। राजीव गांधी गलत थे, यह भी भाजपा की कोशिश रही। पर राहुल गांधी ने साबित कर दिया, गलत थे नेहरू, गलत थी इंदिरा, गलत थे राजीव। क्या कहते हैं आप, अपनी इस उपलब्धि पर कितने मुग्ध हैं आप? डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छे मुद्दे को आज आप डिबेट पे लिया है आपने, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं धन्यवाद देता हूं। अंबेडकर को आपने कोट किया है। अंबेडकर साहब ने जाति प्रथा का वाकई विरोध किया था और जाति विहीन समाज की वो स्थापना चाहते थे, पर जातीय सशक्तिकरण और जातीय उत्थान के साथ वो चाहते थे कि एक ऐसा रास्ता प्रदेश में आए जिसमें गरीब और जो कुचले दबे लोग हैं उनका कैसे सामाजिक समाहीकरण एक साथ हो। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 उनका एक स्पीच है, वो सबसे बेहतरीन तरीका है इसको जानने का, समझने का, उनको जातीय आधार पर क्या वो सोचते थे। दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा और आपने भी प्रश्न किया कि अचानक सरकार इतनी जागरूक हो गई। मोदी जी, इनके मंत्री लगातार पानी पी पी कर गालियां देते रहे। 4 जाति मोदी जी खुद चुनाव के दौरान बताया। जब हम जातीय जनगणना की बात करते थे तो इसका भी लगातार विरोध करते रहे। आपने देखा होगा किस तरह 21 में तो हलफनामा तक गया, उसके बाद नीतीश जी और ये लोग आए थे, उनको भी मना करा दिया था। आपको कराना है तो करा दीजिए, हम इस पर नहीं सहमत हैं। इनके नेता नितिन गडकरी जी ने तो कहा कि जो जाति की बात करे उसको लात मारो। अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर राहुल गांधी की जाति पूछ करके उनको लज्जित करने का, उनको गाली देने का प्रयास किया, पर ईश्वर ने शायद इनको सद्बुद्धि दी है, बेशक राजनीति के कारण ही। आपने कहा अचानक ये निर्णय क्यों? देखिए, पहला है, पहलगाम में जो घटना हुई है, हेडलाइन मैनेजमेंट थी सरकार को। सरकार 8-10 दिन हो गई पहलगाम हमले का प्रतिरोध नहीं कर पा रही है अभी तक। वो आतंकवादी कैसे भाग गए यहां से या कहां है छुपे हुए, उसको अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सरकार पर आप जैसे शुद्धि पत्रकारों ने एक प्रश्न सुरक्षा के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आपने रखने का काम किया। सरकार की कहीं ना कहीं फजीयत हो रही है इस मुद्दे पर। दूसरा है कि आरएसएस चाहती है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद बनाए, और आरएसएस का आज भी ऐसा विचार, कोई भी विचारक आके पूछ लीजिए, वो नहीं चाहती जातीय जनगणना या जातीय उत्थान या जातीय सशक्तिकरण। तो निश्चित तौर पे ये विरोधाभास में मोदी जी फंसे हुए थे। इन्होंने हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए काम किया, पर जो तथ्य है, डेडलाइन हम मांग रहे हैं कि आप ये जातीय जनगणना जो 21 में शुरू होनी थी, आपने दिसंबर 2019, डेट फिर से कहता हूं, 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट में इन्होंने पास किया और कहा कि इसमें जनगणना कराने में 8,285 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कि उसके बाद हुआ कोरोना आ गया, कहा कोरोना में नहीं होगा, अलग बात है, विश्व के 54 देशों में हुआ। उसके बाद 3 साल बीतने के बाद अभी इस बार जो बजट सरकार ने दिया है जनगणना के लिए, मात्र 575 करोड़ रुपए। जातीय जनगणना की तो अभी घोषणा हुई है, डेट नहीं है, समय नहीं है, ऑलरेडी 5 साल डिले हो चुका है। तो पहला ये प्रश्न सरकार से है कि डेडलाइन दीजिए, हेडलाइन मत बनाइए। दूसरा है कि आरक्षण इसमें जुड़ा हुआ है। जातीय जनगणना आप कराएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, न्याय, जो भागीदारी न्याय की बात भारत की संविधान की प्रस्तावना में है, समता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समता की बात, उस पर आप क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तीसरी बात, जो 1911 की जातीय जनगणना थी, उसका 13 के लास्ट में वो रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट को सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय में जातीय जनगणना को रिलीज करने के लिए थोड़े से बजट की जरूरत थी, जो वहां पे अभी भी पड़ी हुई रही। 11 साल में आपने क्यों नहीं रिलीज किया? आपको प्रकाशित सिर्फ करना था, गणना तो हो चुकी है, सरकार हमारी अंत में चली गई, आपकी आई, आपको सिर्फ कर देना था उसको प्रकाशित, आपने नहीं किया। ये आपकी फीलिंग है और आपकी धारणा है। आप अवसर के तलाश में हैं, जब जब आप आपदा में होते हैं
डॉक्टर अयोध्या, आपने कई सारी तार्किक तरीके से बात रखी, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर देने से पूरी तरीके से परहेज रखा। गांधी पूर्वजों की नीति को खारिज कर दिया। अपनी इस उपलब्धि पर कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते कितने प्रसन्न हैं आप कि आज देश के सामने नेहरू गलत साबित हो गए, इंदिरा गलत साबित हो गई, राजीव गलत साबित हो गए? नेहरू जी ने 1951 में जब ये जनगणना की बात आई थी और एक सामूहिक नेतृत्व ने वो तय किया था, उसमें जातीय आधार पर एससी और एसटी की जो गणना थी वो हम उस समय कराए। हालांकि उस समय के जो तत्कालिक जनसंघ के लोग थे उसका विरोध कर रहे थे, ऑन रिकॉर्ड में है, इसको देख लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अजय उपाध्याय अपनी मर्यादा में इससे ज्यादा क्या कहें सवाल के संदर्भ में? व्यवस्था है उनकी। लेकिन मेरे साथ में इस समय पे प्रमोद सिन्हा जी हैं। प्रमोद जी से जानने में मेरी दिलचस्पी है, क्या चाहते हैं जाति आधारित जनगणना के आधार पर? ये पिछड़ा बन गए यादव। अगर हम अपने अतीत पर दृष्टि डालते हैं, राज करते थे यादव, भगवान अवतार लेते तो यादवों के यहां लेते थे। यादव कुलवंशी भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर खड़े होके आज भी करोड़ों लोग अपनी परेशानियों से मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं। जिस जाति में भगवान अवतार लेते हैं वह अपने आप को पिछड़ा, अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए लायक रहते हैं। मैं इसलिए कि आरक्षण के माध्यम से कुछ नौकरियां सुनिश्चित हो सके। कहां ले जाना चाहते हैं देश को प्रमोद जी? हिमांशु जी, आपने जो बातें कही कि कहां ले जाना चाहते हैं, आजादी के इतने सालों के बाद आप देखिए ना, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री 2014 में मंदिर गए और उसके बाद जो है मंदिर को धोया गया, तो ये परिस्थितियां जो पहले थी वो आज भी मौजूद हैं। जो सामाजिक विषमता थी, सामाजिक स्तर पर जो भेदभाव था वो आज भी बरकरार है। तो जो आरक्षण, जो संविधान बना उसमें जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया गया था कि समाज में जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनको जैसे समाज के मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास था। वो कालांतर में आगे बढ़ते चले। आप देखिए 1996-97 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जब उस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, उस समय जातीय जनगणना कराने की बात कही गई। उसके बाद उन्होंने जो है कैबिनेट में पास हुआ। 2001 में जो है जनगणना होती, उसमें जातीय जनगणना के साथ वो जनगणना कराई जाती। लेकिन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, एनडीए सरकार ने उसको कराने का काम नहीं किया। फिर 2010 में, चूंकि 10 सालों पर जनगणना होना है और ये केंद्र सरकार के स्तर पे इसे होना है, तो 2010 में फिर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी ने इसको उठाने का काम किया और देखिए सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में इसको शामिल किया गया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि इसको जो है कराया गया। 2011 का जो जनगणना हुआ उसमें साथ साथ इसको भी कराया गया, लेकिन उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए लगातार हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आप देखिए जुलाई 2015 का दिन था, पूरा देश देखने का काम किया था कि हमारे नेता ने सड़क पे उतर करके एक बड़ा राजभवन मार्च करने का काम किया था कि जो जातीय जो गणना हुई है, जनगणना हुई है, उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। वही उसके अगले महीने अगस्त 2015 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरना देने का काम किया गया, जिसमें 2 जिला में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पटना और वैशाली में, वो भी धरना में शामिल हुए। तो हमारी मांग तो सड़क से सदन तक लगातार जो है ये चलती रही कि जातीय जनगणना हो और उससे यह पता वो चले। तो ठीक है प्रमोद जी, आप मूल सवाल पर आए। ये जो जनगणना और आरक्षण की व्यवस्था थी वो समाज के दबे कुचले वर्ग के उत्थान के लिए थी, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए थी। वो वर्ग मूलतः दलित थे या आदिवासी वर्ग से थे, जिन्हें हम अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में देखते हैं।
मेरा सवाल मूलतः यह था कि वो लोग अपने आप को पिछड़े में शामिल करने के लिए लालायित हो रहे हैं जो इस देश में अतीत में राज किए हुए हैं, जो अपने आप को शौर्यवान बताते थे, पुरुषार्थी बताते थे, राजा बताते थे, गुर्जर राजा, जाट सम्राट, यदुवंश कुल, वो सारे के सारे अपने अतीत के गौरव को भूल पिछड़े और अति पिछड़े की सूची में शामिल कराने के लिए मचलते हैं, केवल इसलिए कि इस पिछड़े या अति पिछड़े में शामिल होने के साथ अपने भविष्य को प्रतिभा के बगैर सुरक्षित कर ले, आरक्षण सिस्टम के अंतर्गत लाभ मिल पाए अलग अलग क्षेत्रों में, और प्रतिभा को वंचित करके देश केवल जाति 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 के खेल में पड़ जाए तो देश बचेगा कहां? हिमांशु जी, आपने जो बातें कही पहले ही कहने का काम किया और आपने इंट्रो में भी बतलाने का काम किया, जो शुरू में जो 4 वर्ण का आपने जिक्र किया था, तो आप देखिए ना कि 4 वर्णों में किस वर्ण का वो कितना जो है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से कितनी सफलता मिली है, और कौन से वो वर्ग है जो पिछड़ते चले गए समाज के अंतिम पंक्ति में और बढ़ते चले गए समाज के। तो ये कालांतर में जब जाति का जो जनगणना होगा तभी तो ये पता चलेगा ना कि जातीय गणना में कौन लोग हैं जो पिछड़े पैदान पे, कौन लोग हैं सीवर साफ कर रहे हैं, कौन लोग हैं ठेला चला रहे हैं, और कौन लोग हैं भूमिहीन हैं। मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि देखिए जब उसके बाद जब रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ तो उसके बाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नए सिरे से जातीय जनगणना की बात कही। 11 मई को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिल करके उन्होंने बात कही कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। एक सर्वदलीय जो है जो पूरे बिहार के तमाम दल केंद्र सरकार के पास गया जातीय जनगणना के मुद्दों को कि जातीय जनगणना कराया जाए, उन्होंने डिनाई कर दिया। तब उसके बाद बिहार सरकार अपने खर्चे पे कराने का हम लोगों ने काम किया, और क्या स्थिति और क्या परिस्थिति जो सामने आई कि 34% जो आबादी है बिहार की, वो मात्र जो है मासिक 6,000 रुपया से नीचे के आमदनी पर जो है जीवन बसर कर रही है, और उसके अतिरिक्त जो 30% आबादी है वो मात्र 10,000 रुपया से कम पर मासिक जीवन, यानी कि राज्य की 2/3 आबादी है वो 10,000 रुपया से कम पर जीवन बसर करने पर बाध्य है। तो आखिर वो कौन लोग हैं, उसकी पहचान तो जरूरी है ना कि वो कौन लोग हैं। आखिर जब आप जो पॉलिसी बनाइएगा सरकार के द्वारा, जो सरकार या सत्ता संरक्षित जो संसाधन होता है उसका हस्तांतरण आप किस प्रकार से अंतिम व्यक्ति तक दें, ये कहना है प्रमोद सिन्हा जी का। मेरे साथ अतिकुर रहमान साहब हैं, जाने माने विचारक है अतिकुर रहमान साहब। कुल मिलाकर प्रमोद सिन्हा जी पैरवी में क्या बात कह रहे हैं? 2 किस्म की स्थितियां समाज में, एक समाज के द्वारा हे दृष्टि से देखा जाना है जो दलित वर्ग के संदर्भ में होता है, घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, कुएं से पानी नहीं पी सकते, तालाब में नहा नहीं सकते। एक सामाजिक रूप से इस बुराई से जूझना है। दूसरे पहलू के संदर्भ में जिसमें प्रमोद जी कह रहे हैं कि एक बड़ी आबादी है बिहार में, जब सेंसस कराया हमने कि 6,000 रुपए मासिक भी आमदनी नहीं है 33% जनता की, 30% आबादी ऐसी है जिसकी मासिक आय 10,000 रुपए भी नहीं है। तो इसका आशय क्या? जाति को ढूंढना है या आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उन्हें खोजना है? अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी जाति जानने की जरूरत क्या है? जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसकी मदद के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए, उसके सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। अब अगर धोबी आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे भी मदद मिले, ब्राह्मण कमजोर है तो उसे भी आर्थिक रूप से मदद मिले, और ठाकुर है तो उसे भी मदद मिले। आपका क्या नजरिया अतिकुर रहमान साहब? या हम तय करेंगे 6,000 रुपए से कम धोबी भी पाता है, 6,000 रुपए से कम कुम्हार भी पाता है, 6,000 रुपए से कम वो गरीब ब्राह्मण भी पाता है, और 6,000 रुपए से कम वो ठाकुर भी पाता है। पर सरकार अगर मदद करेगी, सरकार अगर सहूलियत देगी, सरकार अगर इमदाद देगी तो केवल कुम्हार और धोबी को देगी, ठाकुर ब्राह्मण हो तो मैं मदद नहीं मिलेगी। क्या कहते हैं अतिकुर रहमान साहब? डॉक्टर साहब, इन प्रिंसिपल जो जुड़ा हुआ है तो इन प्रिंसिपल मेरे लिए रिजर्वेशन बैसाखी से कोई कम नहीं है।
और सारी पॉलिटिकल पार्टी जो आज कास्ट सेंसस कराने पर आमादा हैं, देश को उनको सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 10 साल के लिए रिजर्वेशन तय किए थे और उसको रिव्यू करने कहा था और कहा था कि एक हद के बाद में ये समाप्त हो जाना चाहिए, तो आज 78 साल पर भी कास्ट सेंसस की बात पॉलिटिकल पार्टी क्यों कर रही? क्यों ये पिछड़ा हुआ समाज समांतर रेखाओं तक क्यों नहीं आया? एक इक्वालिटी प्रोपोर्शन क्यों नहीं पा सका? ये सारी पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है डॉक्टर साहब, कास्ट सेंसस हो गया, रिजर्वेशन तय हो गए, फायदा किसको हो गया? आज तक के भारत में रिजर्वेशन के थ्रू अगर किसी का फायदा हुआ है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज का हुआ है, क्योंकि रिजर्वेशन से देकर इन्होंने अपने अपने वोट बैंक तैयार किए। किसका वोट बैंक कहां तैयार हो रहा है? बिहार में किसका वोट बैंक होगा? उत्तर प्रदेश में किसका होगा? महाराष्ट्र में किसका होगा? वो ग्रुप जो कि पहले ही, जैसा आपने कहा, राज कर चुका है महाराष्ट्र के ऊपर, वो तक आमादा है कि रिजर्वेशन दे दिए जाए। तो डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल पूरी तरह से आपके साथ में सहमत हूं कि अगर कास्ट सेंसस होता है तो ये पूरे समाज को बांटने की एक नई रणनीति होगी और इससे फायदा अगर किसी को होगा, किसी भी पिछड़े समाज को नहीं होगा, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को अपना अपना वोट बैंक तैयार करने में यह फायदा करेगी। देश के संदर्भ में इसका प्रभाव क्या होगा, अतिकुर रहमान साहब? जी, मैं असमर्थ हूं इसके लिए जवाब देने में डॉक्टर साहब। बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत है और एक्सपर्ट ओपिनियंस की जरूरत है कि किस तरह से उथल पुथल होगी। मेरा एक ही सवाल है, कास्ट सेंसस होने के बाद क्या आप नौकरियां दे पाएंगे? और अगर आप नौकरियां दे पाएंगे तो ये रिजर्वेशन और इक्वालिटी और कॉम्प्रोमाइज जो होता है इसके अंदर क्वालिटी का, उसका जवाब पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या है? उसका जवाब पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या है? मेरे साथ में राजकुमार सिंह जी हैं। देश किस खतरनाक रास्ते पर आगे जाने की तैयारी में है? एक मजबूत सरकार और एक दमदार नेतृत्व होते हुए उस मांग को माना गया जिसे देश की हुकूमत 70 साल से अस्वीकार कर रही थी। क्या कहते हैं राजकुमार सिंह जी? देश आजादी के अमृत काल में प्रतिभा का सम्मान करने के स्थान पर इस विचार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मतलब कुल मिलाकर आप संख्या में जितने हैं उसके आधार पर अब पद बटेंगे, उसके आधार पर लोगों को नौकरियां मिलें, उसके आधार पर लोगों को शिक्षा मिले। तो कुल मिलाकर मनुष्य जाति के अंतर्गत प्रतिभाओं के संदर्भ में प्रोत्साहन की स्थिति क्या रही? क्या पलायन ही विकल्प रहेगा प्रतिभाओं के लिए? क्योंकि अवसर तो आरक्षण की भेंट चढ़ने जा रहा है। हिमांशु जी, आपने आजादी के बाद जाति जनगणना बंद होने की बात कही, तो स्वतंत्रता सेनानियों का और संविधान निर्माताओं का सपना जाति विहीन समाज बनाने का था। लेकिन हमें समझना होगा, जाति विहीन क्यों जाएंगे? जाति व्यक्ति की प्राथमिक पहचान है और उसका आसानी से समाप्त होना संभव नहीं है। लेकिन उनकी कल्पना का सपना यह जरूर था कि जातिगत भेदभाव समाज में नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि उनके बाद आने वाले राजनीतिक नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने जाति आधारित राजनीति के जरिए उस विभाजन को लगातार बढ़ाने का काम किया, बजाय मिटाने। टिकट जाति के आधार पर बांटे गए, सांसद, विधायक, मंत्री जाति के आधार पर बताए गए और राजनीतिक दल बड़ा गर्व के साथ बताते हैं कि हमारी हाथ सूची में इतने इस जाति के लोग हैं जिनको हमने टिकट दिया, या हमारे मंत्रिमंडल में ऐसी जाति के इतने लोग हैं। तो जाति व्यवस्था को या जाति विहीन समाज के निर्माण की जो असली परिकल्पना थी उसकी दिशा में हमने ईमानदारी का काम किया है। तीसरा जो आप कह रहे हैं, अचानक नहीं है। अचानक अगर आप देखेंगे तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों जाति जनगणना को देश की और समाज की एकता के लिए खतरे के तौर पर देखते रहे। ये सोच बदलना शुरू होती है 1990 से।
जब विश्वनाथ प्रताप सिंह चौधरी देवीलाल के साथ सत्ता संघर्ष में अपनी जमीन तैयार करने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को अचानक झाड़ फूंक करके लागू करने का ऐलान किया। लेकिन एक सच्चाई और हमें समझना होगा कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में बहुत कुछ बदला। मंडल कमंडल के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ। मंडल के नाम पर जो राजनीति पंथी, जो दल बने, जो नेता आगे आए, तो कांग्रेस से बड़ा वोट बैंक ले गए, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो या माइनॉरिटी, ये सब कांग्रेस का वोट बैंक होते थे, जिनके बल पर बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी नए नए दल और नेता खड़े हो गए। कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई 2023 में, शायद नीतीश लालू अखिलेश संगत में, जब तक आप जाति आधारित जनाधार अपना मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपका रिवाइवल होगा। बीजेपी ने उसको स्वीकार करने का वक्त इसलिए, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी ओबीसी पृष्ठभूमि के चलते ओबीसी वोट बैंक का एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी के साथ जुड़ गया। लेकिन जब 2024 के चुनाव में आरक्षण संविधान के खतरे का जो मुद्दा बना चुनाव में, बीजेपी को यूपी में जिस तरह से भयंकर नुकसान हुआ है, बाकी राज्यों में भी जब था, तो बीजेपी को समझ में आ गया कि आपको कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति और चुनावी राजनीति बन गई है उसको करना पड़ेगा। तो ये अचानक नहीं है, तो इस समाज की समीक्षा से नहीं है, राष्ट्र की सेवा की भावना से नहीं है, ये विशुद्ध चुनावी गणित है। चाहे कांग्रेस के रुख में बदलाव आप देख रहे हो या बीजेपी के रुख में। राजकुमार जी, एक विषय में टिप्पणी कीजिए, ये ओबीसी को आरक्षण सामाजिक रूप से वैमनस्य को कितना बढ़ावा दिया है, और इस होड़ के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जो लोग हुकूमत किया करते थे, जो समाज में अग्रिम पंक्ति में पहचाने जाते थे, जिन यदुवंशियों को क्षत्रिय बिरादरी में शामिल किया जाता था, वो अपने आप को पिछड़ा बताने में लग गए। जहां भगवान कृष्णचंद्र जी हुए, वो यदुवंशी चाहते हैं उनको पिछड़े में रखा जाए। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और प्रतिष्ठा के संदर्भ में पूरा महाराष्ट्र गर्व से भर जाता है, उन छत्रपति महाराज के वंशज मराठा अपने आप को पिछड़े में शामिल कराने के लिए क्या क्या उपक्रम कर रहे हैं। वो मिहिर भोज के संदर्भ में, मिहिर भोज हमारे हैं, सम्राट मिहिर भोज, उनका सामर्थ्य ऐसा था, वो गुर्जर भी अपने आप को पिछड़े में बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि समाज के वंचित वर्ग के लिए संविधान में दिया गया आरक्षण का प्रावधान समाज का समृद्ध वर्ग हड़प लेना चाह रहा है? अगर आरक्षण की सीमा बढ़नी थी तो दलित के संदर्भ में बढ़ती, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में बढ़ती, पर जो समाज में वस्तुतः प्रभावी है, संख्या में जाता है, वो संख्या के जोर पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। इसके संदर्भ में आपका कुछ कहना? मानसू जी, दो तीन चीजें हैं। मैं पहले जो आपने लास्ट में कहा उसकी बात पहले करूं, संख्या के बल। तो ये अच्छा लगे हमें, बुरा लगे, लेकिन ये वास्तविकता है कि लोकतंत्र में संख्या बल सबसे प्रभावी होता है निर्णायक। और जब आप उस संख्या बल को अपने साथ लेना चाहते हैं तो आप उसको लुभाना चाहते हैं। ये सारे लुभाने का है। और मैं दूसरी तरफ लौटता हूं। आपने कहा कि जिन्होंने राज किया, जिन जातियों ने या जिन वर्गों ने, वो अब पिछड़ा या पिछड़ा बन करके आरक्षण चाहते हैं। तो देखिए, आपका अतीत कितना गौरवशाली था वो अपनी जगह है, आपका वर्तमान कितना दुश्वारियों से भरा हुआ है वो एक अलग सच है, और आने वाला भविष्य कितना अनिश्चित है वो एक और कड़वा सच है। तो खाली नहीं, रुकिए। बात है कि इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात को खारिज कर दिया जाता है, और जाति के संदर्भ में, वर्ग के संदर्भ में इस बात को स्वीकारा जाता है। तो हमारे आरक्षण के संदर्भ में समाज की मुख्य धारा में लाने की बात थी। क्या आपने सुना कि किसी यादव के संदर्भ में, जब भगवान कृष्ण को अपने मंदिर में बिठा रखा है तो किसी यादव को मंदिर में प्रवेश होने से रोकेंगे क्या? यदुवंशी तो मंदिर में बैठा है। यह बात तो जिस तबके के संदर्भ में थी जो महिला उठाने का काम करता था, उसको मुख्य धारा में लाना था। क्या आर्थिक रूप से जो व्यक्ति विपन्न है उससे की जाति भूलकर सरकार और समाज की जिम्मेदारी नहीं कि मदद उपलब्ध कराए, या तुम्हारी जाति क्या है मदद का यह आधार रहेगा? क्या कहते हैं राजकुमार जी, वोट के लिए हो रहा है या देश के लिए हो रहा है?
आपने सवाल उठाया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं उसी की ओर आ रहा हूं कि अगर आजाद भारत की सरकारों ने और राजनीतिक व्यवस्था ने आर्थिक आधार पर जो लोग खड़े हुए थे उनको आगे लाने के लिए एफर्मेटिव एक्शन प्लान अगर बनाया होता, उनको मुफ्त शिक्षा और बाकी सुविधाएं मुख्य धारा में या बाकी वर्गों के समकक्ष लाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए होते तो शायद ये नौबत नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं आरक्षण के जरिए अवसर हासिल करना ज्यादा आसान है बजाय प्रतिस्पर्धा के जरिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा के लायक उन लोगों को लाना पड़ेगा। समान अवसर की बात तब हो सकती है जब समान स्तर पर लोग खड़े हों। राजनीति आसान काम पहले करती है। आप किसी सरकार के फैसले देख लें, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी देखिए सरकारें वो फैसले ज्यादा करती हैं जिनका उनको सीधा और त्वरित लाभ मिलता है। इंस्टेंट लाभ चाहिए, सीधा लाभ चाहिए, पर भाजपा तो कहती थी देश प्रथम, अचानक दल प्रथम हो गया। आलोक जी, देश के ऊपर दल आ गया, क्यों? तब जब नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व आपके पास है, तब आप इतना परिवर्तित हो रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल अकाट सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है। इसमें कहीं कोई किंचित मात्र पे शक करने की जरूरत किसी को नहीं है। लेकिन ये भी बहुत अकाट सत्य है कि ये देश संविधान के हिसाब से ही चलेगा। भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में कहा, उन्होंने ये भी कहा कि किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 15 और 16 ने यह भी कहा कि अगर कोई शैक्षिक वे में या फिर कोई सामाजिक तौर पे पिछड़ गया है तो उसको संविधान में उसको संरक्षण मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये पहचान तभी होगी कि कौन सा समाज पिछड़ा है, कौन सा वर्ग पिछड़ा है, किसको सहारे की जरूरत है, किसको सहारे की जरूरत नहीं है। अभी हम आरक्षण की बात कर ही क्यों रहे हैं? हो सकता है ये तो सारे आंकड़े तो 1931 के हैं जो हमारे पास आ जाए हैं। आजादी के बाद तो कोई आंकड़ा हमारे पास है ही नहीं। जब आंकड़ा एक करीने से निकाला जाएगा तब जाकर के ये तय होगा कि कौन सा वर्ग, कौन सा समाज पिछड़ा है, क्या उसको सहारे की जरूरत है, और सहारे की जरूरत है तो कितने सहारे की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सभी तबके को आगे लेकर के चलना होगा। अगर कोई हमारा हिस्सा अगर पीछे छूट गया है तो निश्चित रूप से देश का कर्तव्य है कि उसे आगे लेकर के चले। तो आपने 10 साल देश के साथ खिलवाड़ क्यों किया? आंकड़े आए तो थे 2011 की जनगणना के साथ। 2014 में संसद में आपने कहा था कि 3 महीने का समय लगेगा उन आंकड़ों को प्रस्तुत करने में। आज 11 साल हो गए, वो आंकड़े आपने नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि यह कराना बहुत मुश्किल काम है। अगर देश के लिए इतना ही जरूरी था जानना तो इस देश की व्यवस्था में ही 2011 के दौरान कराया तो था सेंसस, आप लेकर नहीं आए ना, क्यों? फिर से बता रहा हूं, सुप्रीम 2011 में जो जनगणना हुई और जिस तरीके की उसमें चीजें निकल के आई, आपने ही अभी बताया कि 1931 में जो जनगणना हुई थी, जो जातियां निकाली गई थी, वो 4147 आई, और 2011 में जो जातियां निकल के आई वो तकरीबन 46 लाख से ज्यादा जातियां निकल करके आई। इतना बड़ा गैप। तो जाहिर सी बात है कि 2011 में जो गणना की गई थी कहीं ना कहीं कुछ उसमें कुछ ऐसा कुछ छूट गया होगा, कुछ ऐसा रह गया होगा। अगर इसी तरीके से हम जनगणना करेंगे तो निश्चित रूप से वो ठीक नहीं होगा। उन सबको सुधारने की जरूरत है। करीने से वो जो अलग अलग अभी कोई कह रहा था कि बिहार में हमने शुरू कर दिया, कोई कहीं कह रहा था किसी राज्य में शुरू कर दिया, तो वो जनगणना नहीं थी, वो सर्वेक्षण था। सर्वेक्षण में बहुत सारी चीजें छूट सकती हैं। अब देश को पता होना चाहिए और निश्चित रूप से पता। जनगणना में सब कुछ पता चलता है, सर्वेक्षण में छूट सकती है। जनगणना में पता चला तो देश को बताना नहीं चाहा, बड़ा विरोधाभास है भाई। जब जनगणना में पता चलता है तो इस देश में जनगणना 1951 में हुई, 1961 में हुई, 1971 में हुई, 1981 में हुई, 1991 में हुई, 2001 में हुई, गड़बड़ 2011 में ही हुई। ऐसा 2011 मुझे लगता है कि आपको अपनी जानकारी सुधारने की जरूरत है जी। 2011 में जो जनगणना हुई वो जाति आधार पर हुई जी। 2011 के पहले जितनी जनगणना हुई आजादी के बाद
1947 के बाद जितनी जनगणना अरे हुई, भाई, अभी आपकी दलील थी आलोक जी कि ये जो राज्य के स्तर पर सेंसस कराया जा रहा है उसमें गलती हो सकती है, पर जनगणना के दौरान कराया जाएगा तो गलती नहीं होगी। तो मेरा आपसे सवाल यह था, भाई यही देश था ना, यही कर्मचारी थे, यही तंत्र था, इस तंत्र के अंतर्गत हमने इतनी सारी चीजें की। आपका कहने का आशय यह है कि 2011 की जनगणना गलत थी, 2011 में काम ठीक से नहीं हुआ, तो आपने ऐसी कोई रिपोर्ट भी देश के सम्मुख लाके नहीं दी। जब आपने ये कहा था कि सेंसस के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, 3 महीने बाद बता देंगे, अब 11 साल में आपने इतने सारे चीजें सार्वजनिक की। ये काम गलत हुआ नेहरू जी के दौर में, ये काम गलत हुआ इंदिरा जी के दौर में, ये काम गलत हुआ नरसिम्हा राव के समय में। ये तो तुरंत यूपीए सरकार पर तो आप पहले ही मेहरबान थे। ये यूपीए सरकार के इतने बड़े खेल के संदर्भ में आप मौन क्यों रह गए? क्यों आपने 2014 के उस खेल के संदर्भ में देश को 2025 तक नहीं बताया? आलोक जी, ऐसी क्या आपकी मजबूरी रही कि ये अजय उपाध्याय की पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार ने गड़बड़ की थी जनगणना सेंसस में, वो आप देश के सम्मुख लेकर नहीं आए? आलोक जी, मुझे लगता है कि हर सरकार की कुछ प्राथमिकता होती, कुछ प्राथमिकताओं के हिसाब से कुछ फैसले लिए जाते हैं। बड़े बड़े फैसले लिए हमारी सरकार ने 2014 के बाद, ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं लिया। आलोक जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये जवाब मिलना चाहिए ना। अगर सेंसस के आधार पर देश की कायापलट हो जानी थी तो यूपीए सरकार ने तो बहुत बड़ा गुनाह किया। ये ढंग से सेंसस तक नहीं कराया, इस अपराध के संदर्भ में देश को बताया भी नहीं। आलोक जी, आप विचार कीजिएगा और उचित समय तो अब तो श्वेत पत्र ला ही दीजिएगा। पता तो चला जो उपाध्याय की नेतृत्व वाली पार्टी की सरकार ने उस समय क्या किया था। पर डॉक्टर अजय उपाध्याय क्या कहते हैं? जाति विभाजन के आधार पर देश को नए सिरे से संवारने की होड़ है। सेंसस आया नहीं, आवाज लगने लगी। आरक्षण 50% की सीमा है, उसे और बढ़ाना है। तो जब आरक्षण ही इस देश में चल रहा है तो प्रतिभा के लिए पलायन के अलावा वास्ता क्या है और रास्ता क्या है? क्या कहता है अजय उपाध्याय जी? अगर प्रवक्ताओं के पद भी आरक्षण में चले गए तो आपका क्या होगा? डॉक्टर साहब, जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य यह है उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को देख करके और नीति निर्माण में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, अन्यथा इस जनगणना का क्या मतलब होगा। और इसीलिए आपने भी प्रश्न किया और आलोक भाई वो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए कि 2011 में जिसकी गणना हमने की, 2013 के लास्ट में वो रिपोर्ट आनी थी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में वो पड़ी रही, अभी भी शायद उस पर धूल पड़ा होगा। 11 साल हो गए, सरकार उसको नहीं लाई। नहीं अजय उपाध्याय, आप अपने आप को इतना भी मासूम ना मानिए। आपको पता था ना इस देश में चुनाव कब होना है? 2014 में। जनगणना जैसा महत्वपूर्ण काम था, आपने इतना क्रांतिकारी फैसला भी लिया था। अपनी सरकार के रहते हुए उन आंकड़ों को सार्वजनिक क्यों नहीं किए? हमने सवाल कर दिया तो उसकी आड़ में आप जा रहे हैं। सरकार थी ना आपकी, 2014 तक का वक्त था ना आपके पास। एनडीए सरकार ने कहा 3 महीने बाद हम प्रस्तुत करेंगे, समय लगेगा। आपने युद्ध स्तर पर काम करके जारी क्यों नहीं किया? कर दिए होते तो बेहतर ना रहता। अपने इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी है कि हम समय पर ना कर पाए। डॉक्टर साहब, जो जनगणना थी, जनगणना भी सामान्य परिस्थितियों में 2 साल लगता है। जातीय जनगणना आर्थिक और जातीय दोनों चीजों को उसमें इन्वॉल्व किया गया था, तो अंतिम दौर तक आते आते उसको समय लगा और शायद इस कारण से हम नहीं कर पाए क्योंकि उसको पूरे प्रॉपर ढंग से हम चाहते थे कि हम उसका पूरा विश्लेषण और रिसर्च करके और उसमें कोई खामी न रहे। अरे अजय उपाध्याय जी, यही तो मेरा कहना है। आपको पता था ना कि इस देश में चुनाव मई-जून 2014 में होना है। आप नहीं कर पाए, इस बात के लिए शर्मिंदगी है कि जो काम हमने हाथ में लिया था, जो हमें एक निश्चित समय सीमा में पूरा करना था, हम नहीं कर पाए। इस गुनाह के लिए कुछ शर्मिंदा हैं, कुछ लज्जित है देश के सम्मुख? साहब, हमने वो जातीय जनगणना की शुरुआत 2011 के सेंसस में की। इसके लिए हम इस देश के प्रति जो हमारी दायित्व थी, पार्टी की नागरिक दायित्व, उसको निभाया। इसमें कोई शर्मिंदा होने की जरूरत इसलिए नहीं है। और पूरा नहीं कर पाए इसके लिए शर्मिंदा कौन हो? सरकार आती, हम ये मान के चल रहे थे और सरकार हमारी आती, हम उसको 2 महीने 3 महीने के अंदर हमको पब्लिश भी करना था। इसीलिए उसके सारे प्रोसेस प्रावधान हमने कर रखे थे।
हमें क्या पता था कि जो सरकार आई है वो। अजय उपाध्याय, आप विचारवान प्रवक्ता ही नहीं, शरीफ आदमी भी समझे जाते हैं। अगर 2014 में हमें पूरी उम्मीद हम सरकार में रहते थे, वाकई एकदम हमने काम किए थे। आज आप देखिए 10 साल का कंपैरिजन देखिए वर्तमान सरकार का और हमारी सरकार का। तो ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये तो दर्शक तय करेंगे कि डॉक्टर अजय उपाध्याय कितना सच बोल रहे हैं 2014 के संदर्भ में। मैं उसमें क्या कहूं, लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत के संदर्भ में हूं। एक अतिकुर रहमान साहब से आखिरी टिप्पणी चाहिए मुझे इस विषय के संदर्भ में। क्या कहते हैं रहमान साहब, भविष्य को लेकर उम्मीद देख रहे हैं या आशंका? नहीं डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये गेम खेला जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, तो मैं कोई सिल्वर लाइनिंग में नहीं ढूंढ पा रहा हूं इसके अंदर। सिर्फ हम बांटने का ही काम करेंगे। मेरा तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पर बैठी हुई है उनसे एक ही प्रश्न है कि राहुल गांधी जी क्या मेरिट के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पसंद करेंगे? और ये तमाम जाति जनगणना के बाद में मेरिट का क्या होगा और इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन का क्या होगा? जो अब तक के जितने भी इस तरह के रिजर्वेशन की बात हुई है, हर बार इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन की बात की गई है, जो कभी भी किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बनाया, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया जाए। महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं इस बात को दर्शकों के बीच विचार के लिए छोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि इस समय होड़ है देश में, एक रोटी है, सब उसमें बड़े से बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। रोटी है तो हिस्से के लिए जंग है, पर इस जंग के चलते अगर रोटी ही नहीं बनी तो झगड़ा किस बात का रहेगा? इस बात पर क्या इस देश के राजनेता विचार करेंगे? जिस राह पर देश की राजनीति जा रही है उसके चलते रोटी का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। राजनेता चिंता ना करें, पर इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमको और आपको तो कम से कम इस बात पर विचार करना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। महाकवि रैदास हुए हैं, जिन्हें रविदास के रूप में भी हम जानते हैं। उस दौर में लोग उन्हें रैदास के नाम से बुलाते थे। दलित समाज के संदर्भ में उनकी बड़ी महत्ता है, पर वो रैदास जो है उनके संदर्भ में बताया जाता है कि तमाम ब्राह्मण धर्माचार्य उन्हें अपने गुरु के तौर पर देखा करते थे। वो रैदास जो जूते गांठा करते थे, वो बहुत कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए कहकर गए। उनका एक दोहा आपके बीच साझा करते हैं। उन्होंने कहा था कि जात पात के फेर मही उड़जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात है रैदास जात कर रोक। कुल मिलाकर अगर जात पात के फेर में रहेंगे तो कुल मिला के हम इंसानियत को खा जाएंगे, और अगर इंसानियत ही नहीं रही तो समाज में रहकर हम और आप करेंगे क्या? इस पर विचार कीजिए। और इसी के साथ मुझे याद दीजिए, सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ पड़ा।